सभी को नमस्कार। आज हम लोग पर्यटन की नीति और नियोजन के ऊपर चर्चा करेंगे कि पर्यटन की नीति और नियोजन की ज़रूरत क्यों। तो पर्यटन की नीति और नियोजन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पर्यटन जो है प्राचीन और नवीन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अंतर मिलता है और दोनों ही प्रकारों में जब हम इसको देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है हमको। और नीति निर्देशक की जो भूमिका होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे ज़्यादा तो ये है कि सार्वजनिक और निजी जो क्षेत्र हैं उनकी भूमिका कैसी है। सार्वजनिक का मतलब ये है कि सरकारी और निजी का मतलब ये है कि प्राइवेट। तो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब ये है कि जब सार्वजनिक क्षेत्र जैसे गवर्नमेंट पर्यटन के संबंध में कितनी सहभागिता दे रही है। निजी क्षेत्र का मतलब ये है कि होटल हो गया और परिवहन साधन हो गए, ढेर सारी चीज़ें, व्यवसाय हो गए, इनकी भूमिका कैसी है। विकास को समुचित निर्देशन देने के लिए नीति निर्देशक तत्वों की आवश्यकता। विकास के नए नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जिससे विकास को आगे बढ़ाया जा सके। विकास के लिए पर्यटन के विभिन्न प्रकारों के चुनाव। विभिन्न प्रकारों का मतलब ये हो जाएगा कि हवाई पर्यटन भी हो सकता है, जल पर्यटन भी हो सकता है और ढेर सारे पर्यटन। निषेधात्मक प्रभाव को रोकने के लिए कि पर्यटन को जो चीज़ें दुष्प्रभावित कर रही हैं, जिनके वजह से पर्यटन के ऊपर या हमारे देश के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए भी हमको नियम और कानून को बनाने और बढ़ाने की ज़रूरत है। सेवाओं और गुणवत्ताओं को बढ़ाने के लिए कि सेवा, चूँकि हमारे देश में चाहे घरेलू पर्यटक हों चाहे विदेशी पर्यटक हों, जब सेवा की उपलब्धता होगी, सेवा की गुणवत्ता होगी, तब वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होंगे और बेहतर सुविधा पाकर ही घरेलू और विदेशी पर्यटक दोनों ही आएंगे, जिससे कि राजनीतिक हर तरीके की संप्रभुता बढ़ेगी। मानव संसाधनों को प्रशिक्षित करने पर जोर देने के लिए नीति और निर्देशन की ज़रूरत है। जब मानव संसाधन प्रशिक्षित होंगे तो निश्चित तौर पर जो गुणवत्ता आएगी उसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगी। किसी स्थल को विपणन के लिए चुनना, विपणन मतलब मार्केटिंग, क्योंकि जब पर्यटन के लिए पर्यटक जाता है और चाहे लोकल हो चाहे विदेशी पर्यटक हो, तो विपणन जो है एक मुख्य चीज़ें होती हैं। और क्योंकि विपणन जब उद्योग में विशेषता होती है, गुणवत्ता होती है, तो वो न चाहते हुए भी चीज़ों को वहाँ से खरीद ले जाता है या देखता है और वो ऑनलाइन ऑर्डर करके चला जाता है। अधिकांश देशों की सरकारें जो होती हैं पर्यटन नीति के निर्धारण के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण देकर अपनी प्राथमिकता को वो दर्शाती हैं और अपने लक्ष्य की पूर्ति निर्धारित करती हैं और इसकी निगरानी के लिए जो है अपनी कमेटियां बनाती हैं और उसको निम्न स्तरों से गुजरना पड़ता है, जिनके लिए ज़रूरी है पहला चरण अध्ययन की तैयारी। ये सभी के ऊपर ये बात लागू होती है। यदि हम किसी भी चीज़ को प्लानिंग करते हैं, यदि हमको कुछ बनना है, कुछ करना है या हमको कोई कार्य करना है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके योजनाएं बनाते हैं, परियोजनाएं करते हैं और अपनी शर्तों पर उसको खरा उतारने का प्रयास करते हैं। जब सारी चीज़ें कर ले जाते हैं तो जो सेकंड चीज़ आती है वो होती है लक्ष्य का निर्धारण। और तब उसके बाद हम जो है अध्ययन करने के बाद लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमारा लक्ष्य ये है कि हम 2 साल में करेंगे, 3 साल में करेंगे, 5 साल में करेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी परियोजना और हमारे लक्ष्य और हमारे उद्देश्य कैसे हैं। तो जब इन सारी चीज़ों को कर लेंगे तब फिर उसके बाद जो है हम सर्वेक्षण की तैयारी करेंगे। मौजूदा स्थिति के संदर्भ में और विकास के क्षेत्र में हम तालिका बनाएंगे सर्वेक्षण करने के बाद कि हमको इस क्षेत्र में
कौन कौन से चैलेंजेस मिल रहे हैं हमको, किन किन चैलेंजेस को तैयारी करनी है। जैसे सपोज दैट अगर कोई बच्चा आईएएस की तैयारी करना चाहता है तो वो भारत के ही विद्यार्थियों के नहीं बल्कि भारत के मूल के वो पूरे दुनिया में गए सबके साथ साथ वो उनको चैलेंज को स्वीकार करेगा, पढ़ेगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चरण का कार्य करेगा और उसके बाद जब जो है प्री मेंस क्वालिफाई करेगा तब जाके इंटरव्यू में वो सफल होगा, तब जाके उसको सिलेक्शन मिलेगा। इसी तरीके के जीवन में हर चीज़ों के अपने लक्ष्य हैं और जब लक्ष्य का निर्धारण वो करेगा और उसकी पूर्ति के लिए उसको जो है कटिबद्ध हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वो सफलता के लिए आगे बढ़ेगा। विश्लेषण, किसी भी कार्य का विश्लेषण, जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं या समाज का कार्य कर रहे हैं या समाज सरकारें काम कर रही हैं, प्रत्येक सरकार 5 साल का कार्य करती है, तो जब तक कोई अपने कार्य का एनालिसिस नहीं करता है, उसके लाभ और हानि के बारे में नहीं रखता है और अपनी प्रगति को रख कर ध्यान आगे नहीं करता है, तब तक उसके कार्य का कोई मतलब नहीं है। और योजना का निरूपण जो मुख्य रूप से है व्यवहारिक परिस्थिति को देखते हुए विकास की नीतियों को तय कर निरूपित करना। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए योजना को तैयार किया जाता है। जो जैसा देश रहेगा, जिसका जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, वो उस अनुरूप अपनी चीज़ों को वो तैयार कर उस योजना को आगे बढ़ाएगा, अदरवाइज़ वो फ्लॉप हो जाएगा। जैसे अगर कोई भी बच्चा तैयारी करना चाहता है, सपोज दैट बड़ी तैयारी करना चाहता है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो अपने घर पर ही काम करके इस योजना को आगे बढ़ा सकता है। यदि वो इस विषम परिस्थिति में यदि घर से बाहर जाएगा और गार्जियन पैसा नहीं देंगे तो मान के चलिए कि उसका पूरा परिवार टूट जाएगा और वो असफल हो जाएगा। ये एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे ऐसे बड़े ढेर सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो योजना का कार्यान्वयन कैसे होगा तो वो डिपेंड करेगा, सरकारें करेंगी और उसका कार्यान्वयन करने के लिए उसका परिणाम कैसा आएगा। निगरानी, किसी भी चीज़ के लिए निगरानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि निगरानी, जब तक कार्य पे निगरानी नहीं रखी जाती है, देखते हैं हम कि केंद्र सरकार हमारे लिए सैकड़ों हज़ारों करोड़ रुपए राज्य सरकार को भेजती है और निगरानी रखने के बावजूद भी घोटाले हो जाते हैं और हमको 100 पैसे में से 1 पैसा नहीं मिलता है। तो हर कार्य के लिए बच्चा पढ़ाई करने जा रहा है, लगातार पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, ये गार्जियन का कर्तव्य है कि निगरानी। ऐसे ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं, विकास के उदाहरण। जब विकास के मार्ग में योजनाएं चल रही होती हैं तो उसका राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ही निगरानी करती हैं अपने अपने तरीके से। मूल्यांकन भी सही दिशा में चल रहा है या गलत दिशा में चल रहा है, इसका भी देखना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुधार और पुनर्मूल्यांकन, जब हम कोई भी कार्य करते हैं, जब मूल्यांकित करते हैं अपने कार्य को और जब हम मूल्यांकन करके जो है उसमें सुधार की तरफ बढ़ते हैं और पुनर्मूल्यांकन करते हैं, तो निश्चित तौर पर यदि हमको काम करना है और मूल्यांकन करना है, तब पुनर्मूल्यांकन करके जब हम उसमें लगातार सुधार करेंगे तो निश्चित तौर से इम्प्रूवमेंट होगा, 100% डन, और कार्य में बेहतर जो है सफलता प्राप्त होगी और कार्य में हमारे एक निखार आता चला जाएगा और हम कार्य की उन्नति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और जब मूल्यांकन नहीं करेंगे, केवल करते चले जाएंगे, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि हमारे कार्य में प्रगति नहीं बल्कि हैरेसमेंट आता चला जाएगा और हमारा कार्य जो है असफलता की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो हमारी सरकारें पर्यटन नीति और योजनाओं पर विचार विमर्श कर एक पेशेवर के रूप में प्रस्तुत करती हैं और पर्यटन के प्रत्येक उद्यम को सेवा के लिए नियम और नीति निर्देशक आवश्यक है। अब बात आती है कि पर्यटन की नीति की शुरुआत। तो भारत सरकार ने सबसे पहले 1982 नवंबर में पर्यटन की नीति की घोषणा की, नवंबर 1982।
जिसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी पर्यटकों को भारत के सम्मुख आकर्षित करना, जिसके लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गए। उसमें क्या था कि पर्यटन को निर्यात का दर्जा दिया जाना चाहिए, पर्यटक यात्रा कार्यक्रमों के विकास के लिए विशेष दृष्टिकोण को अपनाएं, निजी उद्योगों की भागीदारी के लिए आमंत्रण। निजी के लिए एक बार फिर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइवेट उद्योग का मतलब, निजी उद्योगों का मतलब जैसे होटल हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, रेस्तरां हो जाएगा। ये जब हम जाते हैं तो हर जगह सरकारी नहीं मिलता, बल्कि प्राइवेट फैसिलिटी मिलती है, और अच्छे से अच्छे फैसिलिटी मिलती है, जो गुरु जी को सादर प्रणाम। और ये जब सुविधाएं मिलती हैं तो निश्चित तौर पर जो है इसका लाभ विदेशी पर्यटक और लोकल पर्यटक दोनों ही उठाते हैं, और उसका रिस्पांस अच्छा मिलने से वो उसको आगे बढ़ाते हैं। पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए राष्ट्रीय विरासत का भी उपयोग किया जाता है। पर्यटन के विकास को ध्यान में रहते हुए जो नीतियां अपनाई जाती हैं वो ये हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने वाली जो ताकतें होती हैं वो भ्रमण के माध्यम से विकसित होती हैं। कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ था कि रेशम उद्योग जो है, रेशम उद्योग के माध्यम से जो हमारे और चाइना के बीच में आज भले ही संबंध हमारे तिक्त खड़े हो गए हैं, लेकिन पहले से जो हमारे जब एक देश दो देश जुड़ते हैं, एक सभ्यताएं दूसरी सभ्यताएं जुड़ती हैं, तो निश्चित तौर पर उनके बीच में मधुर संबंध बनते हैं, और वो एक दूसरे से चीज़ों के आदान प्रदान करते हैं। और दो चीज़ें जब मिलती हैं, दो राष्ट्र मिलते हैं, जो दो शक्तियाँ मिलती हैं, तो दोनों की एक दूसरे की शक्तियाँ जो होती हैं वो बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ लेकर चली जाती हैं, और अच्छे से अच्छे कार्य को बढ़ावा मिलता है। जैसे हमारा और रूस का एक दूसरे के साथ संबंध, गुरु जी को सादर प्रणाम। यह राष्ट्रीय और यह दुनिया की नज़रों में हमारी तस्वीर बदलती है। इसके तहत जब हम अपनी नीति निर्देशक तत्वों को सुधारते हैं तो हमारी जो छवि होती है वो दुनिया के सामने जो है बदलती है। हमारी जीवन शैली, हमारी संस्कृति, हमारी अभिव्यक्ति, हमारी विरासत नए नए आयाम ले आकर खड़े करते हैं, और हमें दुनिया के नए मंच पर ले जाके खड़ा करके बताते हैं कि हमारी ये जो ताकत है ये नए रूपों में हम दुनिया के सामने खड़े होने में, अपने आप को प्रस्तुत करने में सक्षम है। ये तभी होती है जब परंपराओं को अक्षुण्ण बनाने के साथ साथ नए आयामों को परिचित कराने के लिए पर्यटन के उद्देश्यों को, लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। पर्यटन समृद्धि ले आता है, और इसके साथ साथ हमें यह भी ख्याल रखना होगा कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्य नष्ट न होने पाए, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों को कहीं से नुकसान भी न पहुँचे, और ये हमारी धारी धरोहर मेंटेन रहे। इसके विपरीत इन सारे रूपों को कहीं न कहीं सामाजिक और सांस्कृतिक जो अभिवृद्धि है इनको लगातार मेंटेन करते रहना चाहिए। पर्यटन में भारत को अपनी शर्तों पर प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश जब तक अपनी शर्त पर, अपनी नियम पर, अपने कानून पर चीज़ों को आगे लेकर नहीं बढ़ता है वो फ्लॉप हो जाता है। जब हम किसी की नकल करते हैं तब वो बहुत ही ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। हम अपने नियम पर, अपने कानून पर, अपनी शर्तों पर जब चीज़ों को लेकर बढ़ते हैं तब हमारा ये जो कार्य होता है वो अस्थायी होता है, सुदृढ़ होता है। इससे समाज और राज्य दोनों की सामाजिक और आर्थिक जो लाभ होते हैं वो मिलता है। लोगों को रोज़गार के लिए प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी पर्यटक आएंगे और तब उन्हें रोज़गार, जो हमारे लोकल लोग हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा, और विदेशी मुद्रा की भारत सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को प्राप्ति होगी, और सामान्य रूप से सभी लोगों के स्तर में, जीवन स्तर में, चूँकि जब मुद्रा हमारे पास आएगी तो निश्चित तौर पर जीवन स्तर में जो वृद्धि होगी वो अकथनीय होगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माध्यम से युवाओं को एक दूसरे को समझने के लिए प्रोत्साहन करना पड़ेगा, क्योंकि जब पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि
जब हम जो सबसे बड़ा माध्यम रोड़ा आता है वो आता है भाषा का। तो भाषा यदि घरेलू लोग जो होंगे वहाँ पर समझेंगे और भाषा को समझकर जब बिहेव उस तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि विदेशी पर्यटक जो होगा उसको कहीं भी असुविधा नहीं होगी और वो अपना जो सामंजस्य है, राष्ट्रीय एकता का सामंजस्य, राह में चलने की जो उसकी सकारात्मकता है, वो निश्चित तौर पर वो बहुत ही बेहतर होगी। उसको ये नहीं लगेगा कि हम विदेश में आए हैं और उसको लगने लगेगा कि मैं अपने घर पर आया हूँ और घर जैसा हमको व्यवहार मिल रहा है, माहौल मिल रहा है। और जब इस चीज़ों को वो करेगा, देखेगा और लोगों के साथ भी है तो निश्चित तौर पर वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा। इससे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, खेल कूद, रोमांच, इसी प्रकार की राष्ट्रीय चरित्र निर्माण संबंधी गतिविधियां शामिल होने पर अवसर मिलता रहता है और इससे ये जो हमारा पर्यटन है सही दिशा में चलता है। इस नीति से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को विदेशी मुद्रा के अर्जन का एक प्रमुख स्रोत माना गया है और इसके विकास को प्राथमिकता भी दी गई है। घरेलू पर्यटन के संबंध में कहा गया है कि पर्यटकों में सबसे ज़्यादा संख्या घरेलू पर्यटकों की होती है, लेकिन आज तक भारत सरकार ने किसी भी घरेलू पर्यटकों की सांख्यिकी पर न तो ध्यान दिया न रेटिंग उपलब्ध करा पाई, जिससे ये अनुमान लगाना बड़ा असंभव हो गया है कि हमारे कितने घरेलू पर्यटक यात्रा पर जाते हैं। सांख्यिकी का जो सबसे बड़ा रूल है वो ये है कि यदि सरकारें अगर सांख्यिकी उपलब्ध कर लेंगी और अपना एक आंकड़ा प्रस्तुत कर लेंगी, जबकि सब जगह आंकड़ा आसानी से मिल सकता है सरकार को, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, होटल में जाते हैं या पार्क में जाते हैं तो हमारे जो है रजिस्ट्रेशन जो है कराए रहते हैं और इन सारी चीज़ों के दम पर जो है वो निकाल सकती है और उसके आधार पर जो है उनको सुविधा प्रदान करने में निश्चित तौर पर जो है बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी। घरेलू पर्यटन के जो चीज़ें हैं, लाखों रोजगार तीर्थयात्री प्रेरित होकर घूमने निकलते हैं और इनमें पर्याप्त सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है। अगर जो है सांख्यिकी आंकड़े उपलब्ध रहेंगे तो निश्चित तौर पर सरकारें जो है वो सुविधा मुहैया कराएंगी। सांस्कृतिक पर्यटन की प्रासंगिकता को यदि देखा जाए तो बातचीत करते हुए भारत सरकार में अधिकांश विदेशी पर्यटकों को पुरातात्विक और स्मारक निधि को देखने आते हैं। विदेशी पर्यटक जैसे मान के चलिए कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, दक्षिण भारत के सारे जो है मंदिरों के स्कल्पचर हो गए, खजुराहो का मंदिर हो गया, इन सारी निधियों को बहुत ही ज़्यादा रख रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पर है। और परंतु यह सुझाव भी दिया गया कि इन स्थलों पर योजनाबद्ध ढंग से पर्यटकों को सुविधाएं व्यवस्थित कराई जानी चाहिए, जिसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं और एजेंसियों की सहायता ली जानी चाहिए, जिसका उद्देश्य पुरातात्विक स्मारकों की समृद्धि के विरासत को पूरा उपयोग करना है। विभिन्न धार्मिक स्थलों, लोक संस्कृतियों आदि को देखने के लिए हमारे विदेशी पर्यटक आते हैं और खींचे चले आते हैं, जो निश्चित तौर पर हमारे आर्थिक अर्जन में काफ़ी मददगार सम्मिलित होते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विदेशी पर्यटक जो होते हैं केवल केंद्र और राज्य सरकार नहीं बल्कि निजी क्षेत्रों, शैक्षणिक, सांस्कृतिक संगठनों में भी दखल करते हैं। कोई पढ़ने आता है, कोई देखने आता है, कोई रिसर्च करने आता है। तो पर्यटन एक व्यापक गतिविधि है। यह कोई मूर्त वस्तु, उपभोक्ता की वस्तु नहीं है। यह राष्ट्रीय मापदंड और इसके पूरे प्रभाव का आंकन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन खास परिस्थिति में पर्यटन को आंका जा सकता है। ऐसा संभव है। उदाहरण के लिए गुलमर्ग के शीतकालीन खेल परियोजनाओं को लिया जाए। लागत और मुनाफे के माध्यम से पता चलता है कि 25 से 30 सालों में खेल में कितना मुनाफा कमाया है। रिसॉर्ट हो गया, खेल परियोजनाएं हो गई, ये सब जो है सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं इसके माध्यम से भी निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ
होता है। पर्यटन की नीति की कार्य योजना जो है वो उसके तहत पर्यटन के माध्यम से युवकों की राष्ट्रीय एकता को जागृत किया जाना चाहिए। युवा छात्र गतिविधियों को बढ़ाएं, पूरे देश में समन्वय और सामंजस्य की भावना सम्मिलित किया जाना चाहिए। ऐसा महसूस किया गया है कि देश के विभिन्न भागों में युवा जन को एक दूसरे की जान पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे, देश के विभिन्न क्षेत्रों से परिचित हो सकेंगे। इस प्रकार भारत के युवा जन को एक क्षेत्र में पिरोया जा सकता है। इसके अलावा पर्यटन के माध्यम से उनमें एक अंतर्राष्ट्रीय समझ पैदा की जा सकती है। यह भी सुझाव दिया गया है कि पर्यटन उद्योग के निवेश को पर्याप्त बनाने के लिए भारत सरकार के सभी संबद्ध मंत्रालयों में वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से ज़्यादा विदेशी और घरेलू पर्यटक आकर्षित हों। इस प्रक्रिया और तथ्य को समझने के लिए कोशिश की जानी चाहिए कि हमारे देश को अपने विकास के कार्यों के लिए विदेशी मुद्रा की भी ज़रूरत पड़ सकती है। पर्यटन उद्योग विदेशी मुद्रा के इंजीनियरिंग के समान हथकरघा, हस्तशिल्प उद्योग और अन्य निर्यातोन्मुख चीज़ें जो विदेशी मुद्रा के में बढ़ोतरी करेंगी। इस संदर्भ में पर्यटन उद्योग को निर्यातोन्मुखी उद्योग का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जब हमारे यहाँ से ज़्यादा चीज़ें निर्यात की जाएंगी तो निश्चित तौर पर हमारी इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही बेहतर होगा। और इस बात को भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि पर्यावरण के बीच में संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील प्रदेशों और पारिस्थितिकी व्यवस्था में असंतुलन स्थापित न होने पाए, पुरातात्विक स्मारकों में लूट खसोट न होने पाए, क्योंकि जगह जगह पर चोरियां और डकैती ये सब भी बड़ी सामान्य चीज़ें हैं। जब हम अपनी प्राकृतिक संपत्ति को, राष्ट्रीय धरोहर को सजोए रहेंगे तभी जो है हमारा लगातार बना रहेगा और इससे हम अपने राष्ट्र को, अपनी संपत्ति को बनाने में, बचाने में मददगार सम्मिलित होंगे। इसमें केवल राष्ट्र और राज्य की ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखने का प्रयास करें। और पर्यटन और योजना आयोग तो जून 1992 में योजना आयोग ने पर्यटन को एक आयोग का दर्जा प्रदान किया। 7वीं और 8वीं योजना में पर्यटन को विशेष महत्व प्रदान किया गया। आने वाले वर्ष में योजना में 1986 में योजना आयोग ने राष्ट्रीय पर्यटन समिति की स्थापना की और समिति ने 1988 में अपनी नीतियों को पेश किया। बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम लोग राष्ट्रीय पर्यटन समिति की रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रणाम।